बच्चों, संयोजकता की परिभाषा के बाद अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जाते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक कोसल और एक लुईस। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बहुत सहजता से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके हमें संयोजकता के बारे में समझाया। नंबर एक, उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है, वो उसकी संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है, वो उसकी संयोजन कैपेसिटी को प्रदर्शित करती है। फिर से सुनेंगे। नंबर एक, किसी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम 11 परमाणु क्रमांक 2, 8, 1, तो ये एक ही परमाणु को, एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है और इसी से इसकी संयोजन क्षमता बनेगी एक से। तो जो संयोजन क्षमता है वो किस पे डिपेंड कर रही है? बाह्य कोश पे। और बाह्य कोश को ही हम कहते हैं संयोजी कोश, और इसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, पहला नंबर, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता उसमें उपस्थित बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। उस बाह्य कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी बात, जो अक्रिय गैस होती हैं उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, वे इसलिए अक्रिय हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट का मतलब स्थायी संरचना। अब ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, ना साझे के लिए देने हैं और ना ही उनका त्याग करना है। तो ऐसी जो हमारी गैसें हैं जिन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, वे इसीलिए अक्रिय कहते हैं क्योंकि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी बात हम अगर आपको बताएं तो तीसरी बात बताई जाती है अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना, उसे हम अष्टक नियम कहते हैं। और यह एक स्थायी संरचना है, स्थायी अवस्था है। कोई भी परमाणु जब अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की क्षमता, ये हमारा अष्टक का नियम कहलाती है। ठीक है, ये 3 बातें कोसल और लुईस ने 1916 में बताई। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक बंध की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बंध होते हैं या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें हम रासायनिक बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। 6 के 6 नाम लिख रहा हूं। पहला है वैद्युत संयोजक बंध, जिसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। दूसरा है सह संयोजक बंध। तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। चौथा है हाइड्रोजन बंध। पांचवा है धात्विक बंध। और फिर लास्ट है वैन डर वाल्स बंध। इस प्रकार से 6 प्रकार के बंध होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो आप इस लेसन में अध्ययन करेंगे 4 बंधों का करेंगे। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध की। अब बात करेंगे हम वैद्युत संयोजक बंध की कि वैद्युत संयोजक बंध हम किसे कहते हैं और वैद्युत संयोजक बंध कैसे बनते हैं।
तो हेडिंग डाल देंगे हम वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। परिभाषा सुनेंगे और फिर मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा। असमान परमाणुओं के बीच, शब्दों का ध्यान रखें, असमान, एक से परमाणुओं के बीच में ये बंध नहीं बनता। असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब त्याग और ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इसे आयनिक बंध भी कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक त्याग करता है। जो ग्रहण करता है उस पर धनावेश आ जाता है, जो त्याग करता है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, और जो त्याग करता है उस पर धनावेश आ जाता है। तो धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन बनते हैं, इसलिए इसे आयनिक बंध कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें ये बंध बनते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और किसी आयनिक बंध को बनाने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करे, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, MgO, मैग्नीशियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, 1, 2। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में है 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के इसके 8 कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये था 2, 8, 2 और ये था 2, 6। तो अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्थिति क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया 2, 8, अष्टक कंप्लीट, स्थायी संरचना। और इधर ऑक्सीजन ने 2 ग्रहण किए तो 2 ये आ गई, ये कट लगा दिया है 2, तो ये 2, 8, तो दोनों क्या हो गए, स्थायी संरचना प्राप्त हो गई, अष्टक पूर्ण हो गए। तो ऐसा बंध जिसमें आयन बनते हैं आयनिक बंध कहलाता है। ये परस्पर एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जिसे हम प्रबल स्थिर विद्युत बल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है Na2S, सोडियम सल्फाइड। सल्फर के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सोडियम की होती है 1, और एक सोडियम इधर से दिखा दें, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, एक ये वाला सोडियम दे देगा, तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2। ये 6 थे, एक इधर से मिला, एक इधर से, तो 2 नेगेटिव आ गया। Na ने कितने दिए, इसने 1, तो 1 पॉजिटिव। इस Na ने कितने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉजिटिव। ये हो गया सोडियम सल्फाइड। तो ये बंद हो गया हमारा आयनिक बंध। तो समझ में आया आपको आयनिक बंध कैसे बनता है। अब आयनिक बंध किन परमाणुओं के बीच में बनेगा। सबसे पहली बात, आयनिक बंध हमेशा एक धातु और एक अधातु परमाणु के बीच बनेगा। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नॉन मेटल गैस है। सोडियम धातु है और सल्फर अधातु है। तो एक धातु और एक अधातु परमाणु के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है। एक प्रबल धन विद्युती और एक प्रबल ऋण विद्युती, माने एक में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की ताकत और एक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। धन विद्युती वो होता है जिसमें त्याग करने की होती है। एक प्रबल धन विद्युती और एक प्रबल ऋण विद्युती तत्वों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनते हैं। तीसरी बात, इन परमाणुओं के बीच जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यदि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 1.7 से अधिक होगा, कम होगा तो सहसंयोजक बंध बनेंगे। अगर 1.7 या उससे अधिक अंतर होगा, किस चीज का, विद्युत ऋणात्मकताओं का, जो मैंने आपको आवर्ती सारणी में पढ़ाई थी। विद्युत ऋणात्मकता कैपेसिटी टू डू अट्रैक्ट, किसी भी सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर, वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो विद्युत ऋणात्मकताओं के मानों को जब घटाएं, अगर अंतर 1.7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में आयनिक बंध बनेगा।
तो ये हो गई बात हमारी आयनिक बंध बनने की दशाएं कौन सी है। अब आयनिक और वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुण क्या है। पहला, ये असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनती हैं। दूसरी बात, ये प्रबल स्थिर वैद्युत बल, जब दो आयन बनेंगे तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच में जो आकर्षण है उसको कहते हैं, चूंकि ये आवेश के बीच का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, एक प्रबल बंध है। तो दूसरी बात हम बता रहे थे, ये प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बंध है केड़ा बंध है, प्रबल बंध है, स्ट्रॉन्ग बंध है, तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी भाई। और जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करने पड़ेगा तो गलनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक भी ज्यादा होगा। तो ये यौगिकों के बीच में प्रबल स्थिर विद्युत बल होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरी बात, अगर हम इन्हें ठोस अवस्था में रखते हैं तो ये मुक्तायन नहीं देते, लेकिन विलयन बना लें या इन्हें गला लें, गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में तुरंत मुक्तायन दे देते हैं। धनायन अलग, ऋणायन अलग, और मुक्त रूप से विचरण करते हैं, तो ये गलित और विलयन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, और ठोस अवस्था में चूंकि मुक्तायन नहीं देते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा गुण, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीयों में अविलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक कौन से हैं? जैसे पानी, जल, क्योंकि इसमें एक H धनायन है और एक OH नेगेटिव, तो ध्रुव बना है। तो पानी एक क्या है? ध्रुवीय विलायक। और अगर अध्रुवीय की बात करें तो एल्कोहल, बेंजीन, इनमें दो ध्रुव नहीं होते। तो एल्कोहल, बेंजीन, या हम बात करें कार्बनिक विलायकों की, कार्बनिक विलायक अध्रुवीय विलायक होते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं कौन से? आयनिक यौगिक भाई, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुलनशील हैं, और अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बनिक विलायक, बेंजीन, एल्कोहल आदि में अविलय है। तो एक प्रश्न हमारा उठ जाता है यहां पे कि हम देखते हैं जो सोडियम क्लोराइड है, नमक, NaCl, ठोस अवस्था में विद्युत का, ठोस अवस्था में विद्युत का क्या है? अचालक, कुचालक, कुछ भी लिख दो भाई, अचालक होता है, परंतु गलित अवस्था में चालक। क्यों? मैंने आपको बताया था अभी, NaCl जब ठोस होगा तो मुक्त आयन नहीं बनेंगे, लेकिन जब इसे हम गलित अवस्था में ले जाएंगे, गलाएंगे, तो ये लिक्विड बन जाएगा और दो हिस्सों में इसके आयन बन जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये आयन चालकता बढ़ा देते हैं, इसलिए चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि चालन हमेशा या तो आयनों के द्वारा होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो गलित अवस्था में मुक्तायन बन जाते हैं, जबकि ठोस अवस्था में मुक्तायन नहीं बनते हैं। तो ये हो गया हमारा वैद्युत संयोजक बंध। एक बार आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगा, और अपने दोस्तों को आप इसे बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। थैंक यू।